नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्राई इस एकेडमी में। आज का डेट है 22 ऑफ अगस्त 2023 एंड यस, प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो असम ट्रिब्यून का ये एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल है, जहां पर हम लोगों ने देख सकते हैं मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ टी के बारे में, स्पेसिफिकली असम टी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए, जहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा गया है दैट टी का जो हम लोग इनटेक करते हैं उससे क्या क्या फायदे मिलते हैं। चलो, फायदे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक एक फायदा आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है। इसका जो पीडीएफ का डाउनलोडिंग सेक्शन है वो भी नीचे में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां पे डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। बट इस वाले सेशन में आज के हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इसके फायदे से, मतलब इस फायदे से हम लोग को क्या मिलेगा। देखो, असम टी बेस्ड टूरिज्म, गवर्नमेंट के चाहती है टी बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करना। तो टी बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको टी के फायदे दिखाने पड़ेंगे ना लोगों को, है ना, तभी ना लोग इसको खरीदेंगे। तो वो सब फायदे देख लेते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले बोला गया इसके दैट टी की जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण ये टी काफी ज्यादा फेमस है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बोले तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण जो है बहुत घट जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्या, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे टी के क्वालिटीज में, जैसे ग्रीन टी ले लीजिएगा, इन सब में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। वैसे ही दूसरा पॉइंट लिया जाएगा कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, दैट इज बहुत समय हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने में यस टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंटी कैंसर एक्टिविटीज मतलब इसकी पोटेंशियल है दैट जैसे ग्रीन टी अगर पियोगे तो यस इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कैंसर एट सेवरल स्टेजेस ऑफ कार्सियोजेनेसिस। जब कैंसर होता है ना उस फेजेस के वेरियस फेजेस में जो है कुछ कुछ ऐसे टी के क्वालिटीज है जो क्या एंटी कैंसर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रोल, दैट इज कैंसर के एक्टिविटीज को निगेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। वैसे ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज, दैट इज ये लोअर कर लेती है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। इनके एंटी प्लेक एक्टिविटीज होती है, जो दांत में जो कीड़े लग जाते हैं ना उसको रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही नहीं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज तो होता ही है, एंटी एड्स एक्टिविटीज भी बहुत सारे के टी क्वालिटीज में हम लोग को देखने को मिला गया। मतलब इनमें ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जो क्या इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वायरसेस एज वेल एज various kind of microorganisms, right? These are the various benefits of tea, right? Now in benefits को कहीं ना कहीं आप पोर्ट्रे करके असम बेस्ड जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है टी का उसको बिल्कुल प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जो क्या रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ऑफ कोर्स लाया गया है, राइट? सो उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, और ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड के साथ साथ इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा उसका डेफिनेशन को दुनिया के मतलब इंडिया के सामने स्पेसिफिकली रखने की कोशिश की है एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑफ कोर्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो यस, मिनिस्ट्री ने डिफाइन किया ग्रीन हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन विथ वेल टू गेट एमिशन। मतलब देखो, मतलब क्या होता है ना, देखो जब भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है तो उस समय कुछ ना कुछ तो कार्बन रिलीज होता है, मान के चलो, राइट? बट कार्बन जो रिलीज होना है ना वो कम से कम होना है। दैट इज अगर कार्बन का रिलीज अगर बोला गया है दैट नो मोर देन 2 kg ऑफ CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन, है ना, अगर दिस इज द क्राइटेरिया देन वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज ग्रीन हाइड्रोजन। यस, so this standard specifies the emission limits that the hydrogen production must adhere to। कोई भी हाइड्रोजन प्रोडक्शन अगर कर रहे हो तो यस ये emission limit should be adhered in all the cases, right? तो वही बोला गया that ये स्टैंडर्ड जो है ये स्पेसिफाई करता है the emission limit, जो क्या ऑफ कोर्स एक हाइड्रोजन प्रोडक्शन मस्ट adhere to। अगर ये adhere कर रहा है तब हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर वो रिस्पॉन्सिबल होगी टू एक्रेडिट द एजेंसीज जो क्या मॉनिटर करेगी, वेरीफाई करेगी और सर्टिफाई करेगी ग्रीन हाइड्रोजन को। नेक्स्ट, इंपैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑन क्लीन एनर्जी टारगेट्स। देखो कहीं ना कहीं दुनिया चाहती है क्लीन एनर्जी की तरफ मूव ऑन करने को, बट कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज बोला गया दैट ये क्लीन एनर्जी के तरफ जो मूव है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के कारण हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट? सो
Let's see what are those geopolitical factors that are being focused here upon, right? तो पहला है जियोपॉलिटिक्स refers to the interplay। देखो जियोपॉलिटिक्स होता क्या, पहले तो वो समझते हैं, उसके बाद जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स इन टेबल्स में, आने वाले टेबल्स में भी हम लोग समझेंगे, राइट? सो पहले समझते हैं जियोपॉलिटिक्स क्या होता है। देखो जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है ना, ये कोई भी दो रीजन के बीच का पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स जो इन्फ्लुएंस होती है, वो इन्फ्लुएंस होती है ड्यू टू द ज्योग्राफी। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, अभी आर्मेनिया और अजरबैजान का लड़ाई चल रहा है ना, तो इंडिया किसको सपोर्ट कर रही है? आर्मेनिया को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है? अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। टर्की किसको सपोर्ट कर रहा है? अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अजरबैजान इज अ शिया कंट्री एंड टर्की इज अ सुन्नी कंट्री। कभी शिया और सुन्नी की नहीं पड़ती है, बट स्टिल टर्की अजरबैजान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? स्टिल पाकिस्तान अजरबैजान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? समझो, जियोपॉलिटिक्स यहां पे गेम खेल जाता है। बट वहीं पर इंडिया अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, रशिया अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अजरबैजान अगर वहां पर है तो उस रीजन की कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा आसानी होगी। रशिया को इंडियन ओशन तक पहुंचने में से बहुत ज्यादा आसानी होगी, इंडिया को सेंट्रल एशिया और रशियन कंट्रीज में पहुंचने को बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिवली आसानी होगी, राइट? सो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है जियोपॉलिटिक्स कहीं ना कहीं अगर देख लीजिएगा, यस, जियोपॉलिटिकली शेपिंग द इंटरप्ले बिटवीन द ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पावर एंड द इंटरनेशनल रिलेशन, जो क्या अल्टीमेटली कोई दो नेशन के बीच के रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? सो इंपैक्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ऑन द मूव टू क्लीन एनर्जी क्या क्या है, एक एक फैक्टर डिस्कस करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, और उसके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग यहां पे बात करेंगे रिसोर्स डिपेंडेंसी के ऊपर। रिसोर्स डिपेंडेंसी देखो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हमको दिख रहे हैं क्लीन एनर्जी के सेक्टर में। क्या है? देखो कुछ रिलायंस ऑन स्पेसिफिक कंट्रीज फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मटेरियल। मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या मोनोपोली सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ, चाइना का ही एग्जांपल ले लो। चाइना में अगर देखोगे कहीं ना कहीं डोमिनेंस जो है ना, चाइना का डोमिनेंस रेयर अर्थ मटेरियल में बहुत ज्यादा है, राइट? और अगेन क्लीन एनर्जी में अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे? सोलर पैनल्स। आपको क्या बनाने पड़ेंगे? हाई एंड मैकेनिकल डिवाइसेस। और वो सोलर पैनल्स ले लो, हाई एंड मैकेनिकल डिवाइसेस ले लो, उनमें बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहां पर ये रेयर अर्थ मेटल का इस्तेमाल होता है, और जिनकी डिपेंडेंसी 100% किसमें है? चाइना के ऊपर। समझ रहे हो? तो ये एक दुनिया की बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रेंट एक्टिविटीज है जो कि हमें दिख रही है। वैसे ही ट्रेड डिस्प्यूट्स, दो देशों के बीच में कभी ट्रेड की लड़ाई हो रही है, चलती है, जो क्या अल्टीमेटली सप्लाई चेन को डिसरप्ट करती है। वेरी गुड एग्जांपल इज रिसेंट का यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, दैट इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट। वैसे ही जो नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे इंडोनेशिया का देख लो, इंडोनेशिया का रिलायंस ऑन चाइनीज इन्वेस्टमेंट फॉर द निकल प्रोसेसिंग अफेक्ट्स इट्स क्लीन एनर्जी प्लांट्स। वैसे ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मतलब रिलायंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फॉरेन कुछ कंट्रीज हैं जहां पर क्लीन एनर्जी जो है ये तो आराम से, मतलब दे कैन वो लोग इतना ज्यादा R&D एक्टिविटीज करते हैं ना, तो उनके पास जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो रिस्पेक्टिवली चीपर हो जाता है, राइट? तो उनका क्या काम होता है, छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं उनको ये चीजें बेचे यार, बट वो लोग क्या बेचते हैं? नहीं, राइट? तो वही तो बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कारण के सेक्टर में अगर देखोगे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर जो रिलायंस है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, राइट? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। बहुत समय कुछ ऐसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हमको इनस्टेबिलिटी, लड़ाइयां वड़ाइयां देखने को मिलती है, राइट? तो उसमें क्या सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होता? बिल्कुल होता है, राइट? तो वो चीज हम लोग यहाँ पे, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, राइट, इट कैन डिस्टर्ब ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स अगर वहां पे कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई भी सॉर्ट ऑफ लड़ाइयां होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा दैट कभी भी अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में लड़ाई हो जाती है ना, तब लेकिन दुनिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में लड़ाई, वो दैट इज अ रूट, वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो रूट होता है ना, जो क्या पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहा है आपका जाकर अरेबियन सी से, तो वो जो रूट है दैट रूट इज वेरी कॉमन, राइट? एंड उस रूट में अगर कुछ भी हुआ तो यस दैट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न। एनीवेज आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भारत एनसीएपी। ये है क्या? देखो भारत एनसीएपी का मतलब हुआ भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, है ना? सो ये है क्या? देखो क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री जो है ना रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, कहा जा रहा है दैट दे विल बी लॉन्चिंग दिस भारत एनसीएपी, दैट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। नाउ ये क्या है? ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो क्या सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि इस मूव के तहत आप कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को और भी बढ़ा रहे हो।
रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी साथ बढ़ा रहे हो और एलिवेट कर रहे हो ओवरऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, है ना। और किन मोटर व्हीकल्स के लिए? वैसे मोटर व्हीकल्स के लिए जिनका वेट 3.5 टन तक होता है, राइट। सो या ये प्रोग्राम का एम ही है दैट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जा सका एक ऐसा टूल जिस टूल के तहत आप या फिर मैं, जो कि हम लोग कंज्यूमर है, जो कि हम लोग एक कार खरीदते हैं, तो कोई भी दो कार को कंपेयर कर सके। से फॉर एग्जांपल हम लोग को कंफ्यूजन होता है दैट टाटा का कार खरीदे, टाटा का कार खरीदे या फिर मारुति सुजुकी का कार खरीदे या फिर ह्यूंडई का कार खरीदे, है ना। तो अब ये टूल जो सरकार हम लोग को प्रोवाइड करेगी ना, भारत एनसीएपी, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं क्रैश सेफ्टी। क्रैश सेफ्टी क्या होता है ना, कभी भी अगर कोई नया कार आता है ना, तो उसको पहले पता है ठोक दिया जाता है, हाँ, उसको पहले एक्सीडेंट जानबूझ के करवाया जाता है और उसके भीतर में जो है कुछ कुछ ह्यूमन के तरह रोबोट्स रखे जाते हैं। देखा जाता है दैट अगर क्रैश करता है तो यू नो किस टाइप का क्रैश होगा, क्या ये एयरबैग्स खुलेंगे क्या नहीं, गाड़ी को कितना नुकसान होगा, सब कुछ ए टू जेड पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स व्हीकल्स विल बी असाइंड स्टार रेटिंग्स। जब ये क्रैश सेफ्टी टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके हिसाब से जो है व्हीकल्स को स्टार रेटिंग्स भी दी जाएंगी, जिसके हिसाब से ऑफ कोर्स कोई भी जो कंज्यूमर है वो अपना डिसीजन बना सकता है दैट हाँ, हमको कौन सा जो वो है वो खरीदना है, कार खरीदना है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्लियरली लिखा गया टेस्ट रिजल्ट के हिसाब से वेसल को अगेन एक स्टार रेटिंग तो मिलेगा, बट साथ ही साथ एडल्ट ऑक्यूपेंट्स और चिल्ड्रन ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी कितनी ज्यादा हो सकती है। बच्चे क्या फ्रंट सीट में थोड़ा ना बैठते हैं, बच्चे के लिए तो बैक सीट्स रहता है, तो क्या बैक सीट्स में क्या ऑफ कोर्स वहां पर भी तो सेफ्टी इशू होगी ना। अगर एक कार अगर से एक्सीडेंट कर रहा है तो सिर्फ फ्रंट सीट में बैठने वाले लोग तो नहीं मरेंगे, पीछे वाले को भी खतरा है, राइट। तो उनकी सेफ्टी का क्या है भाई, सब कुछ सेफ्टी के पैरामीटर्स बेसिकली भारत एनसीएपी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे आईडीएफ एनबीएफसी। आईडीएफ बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, एनबीएफसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर दिस, जिसका एम क्या है? टू इनहांस द रोल इन फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। सो आईडीएफ एनबीएफसी ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है ऑफ कोर्स एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। और इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है कैसे फैसिलिटेट किया जा सके फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, है ना। सो ऑफ कोर्स ये जो फंड्स रेज किए जाते हैं कैसे भाई? बॉन्ड को इश्यू करके, और ये बॉन्ड जो है मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होता है उसका 5 साल का होता है, और ऑफ कोर्स ये क्रूशियल रोल अदा करती है इन फाइनेंसिंग द लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। किस किस सेक्टर में? जैसे ट्रांसपोर्टेशन ले लो, एनर्जी ले लो, टेलीकम्युनिकेशंस ले लो, इन सेक्टर्स में, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जल संसद के ऊपर। एक्चुअली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के रूप से आप इसको एनालाइज कर सकते हो। एक एडुकेटर है राजस्थान में, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था स्टूडेंट लेड जल संसद, जिसको हम लोग वाटर पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? दैट वाटर को कहीं ना कहीं कंजर्व करने में मदद मिलती है। तो यस, इनके गाइडेंस के अंडर ये जो एडुकेटर थी जिनका नाम था शीला अशोका, जो भी है, इनका नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस दिस इशू इज ओवरऑल वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वाटर पार्लियामेंट्स मतलब उनके गाइडेंस में ये वाटर पार्लियामेंट्स को ट्रांसफॉर्म मतलब किया गया है जिस स्कूल्स में, और स्कूल्स में बच्चे जब अपना एक पार्लियामेंट का गठन करते हैं तो वो लोग डिस्कस करते हैं दैट पानी को कैसे कैसे करके कंजर्व किया जा सके, राइट। सो स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन द एक्टिविटीज जैसे कंडक्टिंग वाटर ऑडिट्स, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, कैसे? थ्रू रैलीज, है ना, एड कैंपेन्स, साथ ही साथ मेंटेन करना डिजिटल कैलेंडर्स और ई मैगजीन्स, और इंप्लीमेंट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। ये सब कुछ चीजें बेसिकली ये बच्चे ही करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने जो है इनवाइट किया बिड्स, जिससे कुछ कुछ साइट्स को सर्वेइंग साइट्स किए जा रहे हैं, जिसको एयरमार्क किया गया फॉर द ऑफशोर विंड पावर जनरेशन। ऑफशोर विंड पावर जनरेशन होता क्या है? देखो, इसका मतलब होता है आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड जनरेट कर रहे हो ना विंड टरबाइन से, कहां पर? ऑफशोर रीजन में, ओशन वाले रीजन में, ईईजेड वाले रीजन में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक वाले जोन में अगर आप कर रहे हो, देन यस वहां से आप बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसी के लिए बिड खोला जाएगा, तो उसी के लिए ये न्यूज भी है, राइट। इससे अनडाउटेडली आने वाले समय में जो है हमारा जो सपना है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके, वो तो सपना पूरा होगा ही,
बट एक फायदा ये है दैट ऑफशोर रीजन में विंड का स्पीड में कोई भी टेंशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा विंड बहुत तगड़े तरीके से बहती है, राइट। तो उससे फायदा ये होगा दैट उस रीजन में एनर्जी जनरेशन भी ज्यादा हो सकता है, बट इसके कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स है। आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर को ओशन में लगाओगे तो वहां रस्ट नहीं हो जाएगा, रस्टिंग होगा ना, ये सब कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो व्हाट आर द रीजन्स ऑफ इंडिया जहां पर which is very much rich in production of I mean wind energy। तो wind energy सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है ये रेड रेड वाले जो रीजन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले रीजन्स कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पे विंड एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें इंडिया हैज द फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर विच कंट्रीज, चाइना, यूएसए, जर्मनी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा पता है विंड प्रोडक्शन इंस्टॉल कैपेसिटी किस स्टेट में है, वो है हमारा तमिलनाडु, उसके बाद है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सो जस्ट रिमेंबर these names are undoubtedly very important। So with this guys, this is all about the discussion of current affairs sessions that we had for this very class। We will be meeting with you all guys in the very next session। Till then, bye bye, take care, and yeah, do revise the things। and आपके कोई भी doubts है please नीचे comment section में पूछ सकते हैं। and yes, if you feel like that this lesson is beneficial, then you can share this lesson with all the other aspirants as well who are not getting any access to these quality resources that we are providing from Bhadra IAS Academy। So yeah, bye bye।